हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, और इस वीडियो में क्वेश्चन 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये 15 क्वेश्चंस जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो कि फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से है, और इन 15 क्वेश्चन में वो हर टाइप्स लिया गया है जैसा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आइए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि लसा 77 और 99 का जो लसा है वो 693 है तो मसा क्या होगा। तो देखिए जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो गिवन दैट दिया है कि LCM ऑफ 77 एंड 99 इक्वल्स टू, जो लसा हम लोगों का दिया है 77 99 का वो 693 दिया है, और हम लोगों से कह रहा है कि HCF यानी कि मसा जो है 77 और 99 का क्या होगा। तो देखिए जो है इसके लिए बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, और इसमें क्या है कि आपको एक फार्मूला पता है कि पहला पूर्णांक अगर हम लोगों के पास दो पूर्णांक दिया गया हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक इक्वल्स टू म गुणे ल प। तो मान लीजिए कि जो पहला पूर्णांक है वो हम लोग का a है और दूसरा पूर्णांक अगर b है तो a इंटू बी इक्वल्स टू HCF और इंटू LCM होगा। ठीक है, तो a इंटू बी हम लोग करेंगे यानी कि 77 इंटू 99 77 गुणे 99, और इक्वल्स टू HCF हम लोगों को निकालना है, और LCM हम लोगों के पास दिया हुआ है 693। अब देखिए ये गुणा के रूप में है, अगर इस साइड में भेजेंगे तो ये बटा के रूप में हो जाएगा। तो HCF इक्वल्स टू ये हम लोगों का हो जाएगा 77 गुणे 99 और बटा में 693। HCF उस साइड रहता है लेकिन दोनों इक्वल है तो किसी को किसी साइड भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 से जो है ऊपर नीचे कटाइए, तो 3 3 9 3 तिली का 9 और 3 तिया के 9, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 तिया के 9 और 3 एकम 3, और फिर हम लोग इसको 3 से कटाते हैं तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 7 21 और 2 जाएगा तो 3 7 21। अब यहाँ 77 से 77 कट के खत्म हो जाएगा और अपने पास बचेगा 11। इट मीन्स कि जो HCF है हम लोगों का वह आ गया 11। ये रहा आपका आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर LCM दिया है तो HCF कैसे निकालते हैं, लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए। किस पर विचार करना है, पहले मैं एक क्वेश्चन को जो है हटा देता हूं। कह रहा है कि संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। कह रहा है, देखिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 7 सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि क्या 4 की पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त होगा। ये हम लोगों का क्वेश्चन है कि क्या शून्य का ऐसा कोई मान है, n का कोई ऐसा मान है कि जो यहाँ पे रख करके जब हम इसको सॉल्व करें तो जो इसका रिजल्ट आए वह 0 पर समाप्त हो। तो देखिए ऐसा स्थिति कब आएगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगा यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 होगी। ये एक शर्त है, समझ लीजिए एक बाउंड्री है कि अगर ऐसा है और n के मान क्या रख दें, क्या इनका कोई ऐसा मान हो सकता है कि इसका जो हल हो वह 0 पर समाप्त हो। तो इसके लिए शर्त है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 होना चाहिए। लेकिन
लेकिन 4 की पावर n जो है तो इसमें 2 गुणे 2 के घात पर n, यानी अतः इसके अभाज्य गुणनखंड में, अतः इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है। केवल कितना है? 2 है। अतः 4 के पावर n, n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए जो कि क्या हो, जो प्राकृत संख्या हो, जो कि प्राकृत संख्या हो, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में अगर 5 नहीं है तो 4 की पावर n, n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए इसका जो हल होगा वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यह रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आइए हम इस क्वेश्चन को हटाते हैं बोर्ड से और आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें हम लोगों से बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक मेथड होता है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है जो अपरिमेय सिद्ध करना है उसको पहले हम परिमेय मान लेते हैं। जैसे इसको हल में हम लोग क्या करेंगे कि माना इसके विपरीत करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। इसके उल्टा मान लेंगे कि अगर इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो माना इसके विपरीत कि करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो अब इसे हम लिख सकते हैं करणी में 2 बराबर p/q। करणी में 2 बराबर p/q, जहाँ p तथा q एक अभाज्य पूर्णांक है। p तथा q अभाज्य पूर्णांक है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। यानी कि p तथा q जो है अपने लोएस्ट फॉर्म में है। जैसे बाबू मान लीजिए कि 4/20 लिखा होता है तो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। 4 एकम 4 और 4 पचे 20, तो ये अपने लोएस्ट फॉर्म में आ गया। तो वैसे ही p/q अपने लोएस्ट फॉर्म में है। p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इस q को इस साइड में लाते हैं तो √2q = हो जाता है p। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो जब यहाँ पे √2 और q का जब स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे p का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो √ से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 2 और q का स्क्वायर, q² = हो गया हम लोगों का p²। अब ये 2 गुणा के रूप में इधर भेजेंगे तो वर्ग के रूप में होगा, यानी कि q² = p²/2। तो q² = p²/2 आ गया। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए p² 2 से भाज्य है, ये जो p² है वो 2 से भाज्य है। तो हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कि p² n से भाज्य है तो p भी n से भाज्य होगा। ऐसा रूल होता है कि अगर मान लीजिए कि 5 का वर्ग 5 से भाज्य है तो 5 भी 5 से भाज्य होगा। अगर 49 का वर्ग है जो कि 7 से भाज्य है तो 49 भी 7 से भाज्य होगा। तो यहाँ पे हमको एक निष्कर्ष मिला कि p² 2 से विभाज्य है तो p 2 से विभाज्य होगा, p 2 से विभाज्य होगा।
तब हम लोग क्या करेंगे कि p जब 2 से विभाज्य है, यानी कि p का जो भी वैल्यू है वह 2 का कोई ना कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि p इजिकल टू मान लेंगे हम लोग 2m, क्योंकि 2 का ही कोई m कोई पूर्णांक है और 2m मान लिए मतलब 2 का ही गुणा में है वो, तो p इजिकल टू 2m मान लिए और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तब समीकरण 1 से तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 2q स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग के p के जगह पर लिख लिया जाएगा 2m और इसका कर देंगे स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे करेंगे 2 दूनी के 4m स्क्वायर, इससे 2 दूनी के 4 एक कट जाएगा, तो फिर ये 2 गुणा में है जो कि बटा के रूप में आएगा, तो q स्क्वायर अपान 2 इजिकल टू m स्क्वायर। तो यहाँ एक चीज़ इसी तरीके से स्पष्ट हुआ कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः q 2 से विभाज्य होगा, q 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ एक निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि p भी 2 से विभाज्य है और q भी 2 से विभाज्य है, यानी कि p और q दोनों में 2 कॉमन है, और हमने जो यहाँ माना था इसके हिसाब से p और q दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि जो बात हमने मानी थी उसका विरोधाभास है, यानी कि यह बात गलत है कि परिमेय संख्या है, और जब दुनिया की कोई संख्या अगर परिमेय नहीं है तो क्या है भाई, अपरिमेय है। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखेंगे कि चूंकि p तथा q में 2 कॉमन है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है कि करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार सिद्ध हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे विद्यार्थियों एवं छोटे भाइयों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। तो आइए स्क्रीन से जो है मैं इस क्वेश्चन को हटाता हूँ और हम आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है, कुछ भी दोनों में डिफरेंस नहीं है, बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि उसमें √2 था और इसमें √3 है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि अगर एक ही तरह का क्वेश्चन है तो सेम तरीके से हल होता है। आइए तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले माना इसके विपरीत, इसके उल्टा मान लेंगे कि करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है भाई, परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या काम किया, माना इसके विपरीत करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, तब करणी में 3 बराबर लिखा जाएगा p बटा के q। अब देखो बाबू, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो √3 इक्वल्स टू √3q इक्वल्स टू p, और यहाँ पे जो p बटा q है यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ p तथा q अभाज्य पूर्णांक है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनमें या जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कि p और q में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब p और q अपने सबसे छोटे रूप में है। तो यहाँ से q को हमने इधर लाया तो √3q इक्वल्स टू p हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो जब हम लोग √3q का स्क्वायर करेंगे और इधर p का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल और क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और जब q का स्क्वायर करोगे तो आपको q स्क्वायर मिल जाएगा, और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे 3 गुणा में है, इधर बटा में ले जाएंगे तो q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपन 3।
अब देखिए पी स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है, पी स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। ऐसा आपने नियम पढ़ा होगा कि अगर एन स्क्वायर पी से विभाजित है तो एन भी पी से विभाजित होगा। अगर 49 का स्क्वायर अगर 7 से विभाजित है तो 49 भी 7 से विभाजित होगा। यानी कि यहाँ एक बात स्पष्ट हुआ, यहाँ स्पष्ट है कि P 3 से विभाज्य है, P 3 से विभाज्य है। और जब P 3 से कट रहा है यानी कि P का जो मान है वह 3 का ही कोई ना कोई गुणांक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माना एज्यूम कर लेते हैं P = 3m। मान लिया कि P = 3m, जहाँ m कोई पूर्णांक है और 3 से गुणा हुआ तो 3 का पूर्णांक है और 3 का गुणांक है, सॉरी 3 का गुणांक है और P 3 का ही तो गुणांक है क्योंकि 3 से कट रहा है। तो मान लिया कि P = 3m और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आप क्या करोगे बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 3q² = P के स्थान पे रख देंगे हम लोग 3m और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो अब चलिए 3q² = 3 तिया का 9m² हो जाएगा। अब देखिए 3 3 जा 9, तो यहाँ पे हो गया q² = 3m²। तो अब यहाँ पे 3 गुणा में इधर आएगा तो बटा में q² अपान हो जाएगा 3 और =m। तो अगर q² 3 से, मतलब q² अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो q 3 से भी विभाजित होगा। यानी कि q 3 से स्पष्ट है कि 3q से विभाज्य है। तो जरा आप यहाँ ध्यान दें तो एक बात का ज्ञात हो रहा है कि P भी 3 से विभाज्य है और Q भी 3 से विभाज्य है। यानी कि इन दोनों में P तथा Q में 3 कॉमन है। P तथा Q में 3 कॉमन है, 3 उभयनिष्ठ है, और जो कि हम माने थे यहाँ उभयनिष्ठ नहीं था, यानी कि जो हम माने थे उसका विरोधाभास है, यानी कि हमारा मानना गलत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः हमारा मानना गलत है कि करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। ये बात हमारी जो है गलत है। तो जब दुनिया का कोई नंबर परिमेय संख्या नहीं होता है तो अपरिमेय संख्या होता है। दुनिया का कोई भी नंबर हो वह रियल नंबर होता है, जो कि संख्या हो वह रियल नंबर होता है, बस अंडर रूट में निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो वह रियल नंबर होता है और रियल नंबर मात्र 2 ही हो सकते हैं, या तो परिमेय होंगे या तो अपरिमेय होंगे। तो जो है ये हमारा परिमेय नहीं है। इससे स्पष्ट है कि जो करणी में 3 है वह जब परिमेय नहीं है तो क्या है भाई, अपरिमेय है। अतः करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, हैंस प्रूव्ड। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की खास बात यह है कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लगभग 80% या 90% क्लियर है कि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक देखने को जरूर मिलेगा, जिसमें कि प्रूफ करना होगा कि ये जो है अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था वह 2019 में आया था और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वह यूपी 2020 NB कोड में आ चुका है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा है। तो अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 को हम स्क्रीन से हटाते हैं और 10वां क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तो चलिए, आप लोगों के स्क्रीन पर 10 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि दर्शाइए कि या दिखाइए कि 3 करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। दिखाना है कि 3 करणी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं कि कितना है भाई, संख्या है 3 करणी में 2। 3 करणी में 2 एक, यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 3 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है।
एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम वैसे ही हल करना शुरू करेंगे जैसे ऊपर के दो क्वेश्चनों को हम लोगों ने हल किया। माना इसके विपरीत 3 करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई? एक परिमेय संख्या है। तो देखिए तब 3 करणी में 2 बराबर P बटा Q, ये हम लोग कर लेंगे, जहाँ P तथा Q दो अभाज्य पूर्णांक है, दो अभाज्य पूर्णांक है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग का क्या होगा कि हम इसको इधर लेके आते हैं या फिर इसको यहीं पर रहने देते हैं, √3 यहीं रहने दीजिए और ये √2 को यहीं रन दीजिए और जो ये 3 गुणा के रूप में है इसको इधर बटा के रूप में ले जाइए। तो क्या हो जाएगा P/3Q। तो यह Q एक पूर्णांक था जिसमें एक पूर्णांक से गुणा हुआ, तो यह एक पूर्णांक ही रहेगा और ये P/Q अगर परिमेय माने हो तो ये हम लोग का परिमेय है। और यहाँ पे अभी हम पीछे प्रूफ करके आ रहे हैं कि √2 जो है वह अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय और बराबर हो गया ये जो हम लोग की संख्या है वह परिमेय है। तो यहाँ आपको सीधे सीधे क्यों परिमेय है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ ये 3 भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर से गुणा होगा तो क्या आएगा भाई? रेशनल नंबर, क्योंकि ये कंफर्म होता है कि रेशनल इंटू रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, रेशनल डिवाइड रेशनल इज इक्वल टू रेशनल। माने परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो भी परिमेय, गुणा करेंगे तो भी परिमेय, घटाएंगे तो परिमेय और भाग देंगे तो भी परिमेय। तो यहाँ पे जो है परिमेय में परिमेय से गुणा हुआ था तो नीचे परिमेय ऊपर परिमेय, तो ये परिमेय होगा। और क्या कोई अपरिमेय संख्या कभी किसी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है। यानी कि जो हम बात माने हैं उसका विरोधाभास है, वो बात हम गलत माने हैं। अतः हमारा चूँकि असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, जो कि असंभव है। अतः हमारा मानना गलत है कि कि 3 करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में भी 6 नंबर क्वेश्चन से लेकर 10 नंबर क्वेश्चन तक यानी कि 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आप परीक्षा उपयोगी प्रश्न है जो कि क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 15 क्वेश्चन यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों वीडियो, पार्ट 1 का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप लोग जा करके पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। और वहां पे आप लोगों को जो है इसके 5 नंबर से लेकर मतलब 1 नंबर से लेकर के और 5 नंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को वहां देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।